नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं दिल्ली तक। दिल्ली में एक बड़ा दंगल हुआ, बड़ी महाभारत हुई और उस महाभारत के बाद आम आदमी पार्टी को एमसीडी की कमान मिली। मेयर का चुनाव अभी होना बाकी है, लेकिन उसके ठीक पहले दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का इस्तीफा हुआ। क्या वजह रही, क्या कारण रहा, इन सबको हम समझेंगे आदेश गुप्ता से ही। हमारे साथ हैं आदेश गुप्ता, दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हो चुके हैं अब आप। सर, इस्तीफे का कारण क्या रहा? क्योंकि बहुत तरह के स्पेकुलेशंस चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप ही साफ कर दें, वजह क्या थी? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं एक पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता था और पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी और उसको हमने पिछले 2.5 सालों में बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। और जो अपेक्षित परिणाम हम लोग सोच रहे थे, पार्टी चौथी बार हम लोग पावर में आए, एमसीडी में बहुमत मिले और वो अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आए। और ये पूरा चुनाव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरे नेतृत्व में लड़ा गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री जी की जो मार्गदर्शन रहा, पूरे देश में रहता है उनका, तो मैं समझता हूँ कि मुझे एक कार्यकर्ता की भांति ये लगता है कि एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नैतिक जिम्मेदारी के नाते इस्तीफा देना चाहिए। तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उसी दिन इस्तीफा दे दिया था और बाद में उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया। रिजल्ट जिस दिन आया उसी दिन आपने इस्तीफा सौंप दिया था अपना? रिजल्ट के दूसरे दिन। मैं सवाल इसलिए इस लिहाज से पूछ रहा था क्योंकि रिजल्ट आने के पहले ही एक जो राजनीतिक हलचल वाली जो दिल्ली की का कल्चर है, उसमें सुगबुगाहट थी कि रिजल्ट कुछ भी आए, क्योंकि मान लिया गया था कि बीजेपी हारने वाली है एमसीडी में। और जिस तरह का कैंपेन अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने आपके खिलाफ डेवलप किया था, तो लग भी रहा था कि बहुत राइटिंग ऑन द वॉल है कि बीजेपी हारेगी इस बारी। और ये रूमर्स बड़े स्ट्रांग थे कि आदेश गुप्ता जी से इस्तीफा ले लिया जाएगा रिजल्ट आने के ठीक बाद। तो इस्तीफा आपसे लिया गया या आपने दिया? मैंने तो स्वेच्छा से दिया इस्तीफा और किसी का दबाव नहीं था, सिर्फ अपनी नैतिक जिम्मेदारी के नाते दिया। और मैं समझता हूं कि राजनीति में कोई भी पद आनी जानी बात है। सवाल है कि हम कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो काम तो करते ही रहेंगे। अगर पूर्व अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं है, तो जो पार्टी काम देगी उसको करेंगे। काम करते रहेंगे, लेकिन सवाल यह कि ये जो चुनाव था, बहुत हाई वोल्टेज चुनाव हुआ, कैंपेन आप दोनों पार्टियों ने जम के लड़ा। आप लोग स्टिंग ऑपरेशंस और वीडियोस रिलीज कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार का, सामने सिर्फ कूड़ा 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 जवाब मिल रहा था। मैं ये समझना चाहता हूँ, जब चुनाव निपट गया है, आपके अकॉर्डिंग इस चुनाव में कहाँ गलतियां हुई बीजेपी से? क्या आप अलग कर सकते थे चुनाव के नतीजों को बदलने के लिए? देखिए, ये सारा जो मुझे लगता है कि चुनाव बहुत अच्छी तरीके से पार्टी ने लड़ा और चुनाव के समय विपक्ष की कमजोरियों को, उनके भ्रष्टाचार को, उनके नाकामियों को उजागर करना ही था और करना ही चाहिए, क्योंकि यही तो जनता के बीच इम्तिहान का समय होता है। और जहां तक कमियों का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा बड़ी कोई कमी रही है। और जो भी कमियां अगर रही भी होंगी तो ये सारे तो एनालिसिस जब आएंगे, जब हम लोग बैठेंगे एनालिसिस करेंगे एक एक सीट के बारे में, क्योंकि कई ऐसी सीटें थी जहां पर हम अ, बहुत ही कम मार्जिन से रह गए। इवन 100 से कम वोट की 3 सीटें हम हार गए। हम 300 से कम वोट की 11 सीटें हार गए और ऐसे ही हम कुछ कम मार्जिन की सीटें जीते भी। तो ये ठीक बात है, लेकिन हाँ, थोड़ी और हम मेहनत कर लेते तो कहाँ कमी कहाँ रह गई, वही मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि कैंपेन में कोई कमी नहीं थी आपकी? नहीं, कैंपेन में कोई कमी नहीं थी। जनता ने भी हमें पहले से ज़्यादा वोट शेयर दिया है। लेकिन अब एक एक सीट की और ये पूरी कमियों की बात करें, अगर माइक्रो लेवल पे देखें तो इसके लिए एनालिसिस करने की ज़रूरत है। इसके लिए थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ हफ्ते 10 दिन पार्टी में एनालिसिस चल रहा है और उसके बाद ज़रूर आपको बताएंगे।
आदेश, अगर आप जब कहते हैं कि कैंपेन में कोई कमी नहीं थी, तो क्या माना जाए कि जैसे राष्ट्रीय लेवल पे, स्तर पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप नेगेटिव कैंपेन करके चुनाव नहीं जीत सकते हैं, वही हाल दिल्ली में है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप नेगेटिव नेगेटिव कैंपेन करके जीत हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि कैंपेन में कोई कमी नहीं थी। नहीं, देखिए, हमने निगेटिव कैंपेन नहीं किया है। हमने सिर्फ अरविंद केजरीवाल सरकार की 8 साल की कमियों को उजागर किया। इसके साथ साथ हमने निगम की उपलब्धियां भी बताई। हमने ये भी बताया कि निगम ने इतने अच्छे स्कूल बनाए हैं, निगम ने इतने अच्छे प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए हैं, निगम ने सफाई व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। आज 500 जगह कंपैक्टर लगे हैं। आज उन्होंने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाए हैं। बहुत सारे कामों को बताया, पार्क बनाए अच्छे। तो पॉजिटिव कैंपेन भी किया है हमने। केंद्र सरकार की, मोदी सरकार को दिल्ली को दी गई जो उपलब्धियां हैं, सौगातें, उनके बारे में बताया। तो दोनों चीजों का असर होता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। लेकिन लेकिन फोकस ज्यादा स्टिंग ऑपरेशंस और सत्येंद्र जैन के वीडियोस और मनीष सिसोदिया की चर्चा पे रहा। अब वो उसी समय इतनी बातें मीडिया में आने लगी कि जेल में मंत्री जी हैं, उनकी इतनी खातिरदारी हो रही, तो वो स्वाभाविक है, जो बातें मीडिया और सोशल मीडिया पे आती हैं और इलेक्शन के टाइम आएगी तो फिर हम उनको उठाते रहे। और हम ही नहीं, वो सोशल मीडिया पे आम जनता उठा रही थी उन कहीं उसी मुद्दों। में फंस तो नहीं गए कि जो मेन कैंपेन था, कोर एजेंडा था, उस एजेंडे पे फोकस कम रहा, और ये जो नए आखिरी मोमेंट पे जो पटाखे आए या बम विस्फोट हो रहा था, उसी को इस्तेमाल करने में आप लोग फंसे रह गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमने आखिरी के 8 दिन पूरे पॉजिटिव कैंपेन चलाया और मुझे लगता है कि पॉजिटिव कैंपेन का भी असर लगा। देखिए, पॉजिटिव कैंपेन हो या निगेटिव कैंपेन हो, उसका असर तभी होगा जब उसमें सच्चाई होगी। अगर सिर्फ आप बातें करेंगे और अगर आप सिर्फ किसी को गाली देने लगेंगे, तो गाली देने से काम नहीं चलता। आप उसकी सच्चाई बताओ। ऐसे ही पॉजिटिव कैंपेन की सच्चाई लोगों को पता है कि लोगों के दिल्ली में 16,000 पार्क हैं, उसमें से 2,000 2,500 पार्कों में जिम लगा है। तो लोगों को पता है, सैर करने जाते हैं वो जिम इस्तेमाल करते हैं। लोगों को ये भी पता है कि दिल्ली में हमारे हर घर पर कूड़ा की गाड़ी आती है कूड़े के लिए। तो ये जो लोगों को अपने आप ही हम बात सिर्फ कह रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है। या हमने सत्येंद्र जैन के बारे में कहा तो कोई गलत बात तो नहीं की। सारे वीडियो कोई हमने बनाए नहीं थे, वो तो रियल थे। तो ये सब बातें लोगों को बैठी हैं। हालांकि वोट शेयर हमारा 2% कम रहा, लेकिन आप ये देखिए कि 2020 अभी बीता है। 2020 के चुनाव में इनको 54% से ज्यादा वोट मिलता है और 2022 आते आते इनका 42% रह जाता है। तो एक 12% की बहुत बड़ी कमी, और वो जनता इनके विरोध में थी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, और एक हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी ने सभी झुग्गी वासियों को जो मकान देने का वादा किया, वो बड़ा फैक्टर आज की तारीख में हम झुग्गी क्लस्टर में बहुत अच्छा काम। मैं इसी सवाल पे आने भी वाला था आदेश जी। मुझे आश्चर्य था कि अभी अभी तक आपने इस पे चर्चा कैसे नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा इवेंट होता है, जहां झुग्गी वही मकान का जो आपका नारा था 2014 से लेके 22 में पहली बार उसको आप कन्वर्ट करते हुए, रियलिटी में कन्वर्ट करते हुए दिखते हैं। लेकिन चुनावी कैंपेन में उसका जो सेंटिमेंटल वैल्यू होता है, उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए आप लोग, मानते हैं? नहीं, हमने बहुत अच्छा किया। हमने 676 झुग्गी क्लस्टर के सभी लोगों को वो मकान भी दिखाए, उनमें से कुछ लोगों को। और वहाँ हमने हर क्लस्टर में लोगों को बताया आपको ऐसे पक्के मकान मिलने वाले। और वास्तविकता ये है कि अभी तक उस स्कीम में दिल्ली सरकार ने जब हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने नहीं किया अपनी जमीन पे बने हुए क्लस्टर पे काम। मोदी जी ने 17,000 फ्लैट बना दिए केंद्र सरकार ने, जिसमें 3,024 आवंटित भी हो गए। आने वाले दिनों में बड़े तेजी से होने वाले। तो उस मैसेज को हम दिए हैं। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने जो क्लस्टर इलाकों में बूथ भी जीते हैं, क्लस्टर इलाकों में हमने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस रही है। जहां संगम पार्क जैसी मॉडल बस्ती की, मॉडल टाउन की सीट पूरी 100% क्लस्टर, वो भी हम जीते हैं। तो ये बता रहा है कि मोदी जी ने जो काम है वो काम बोल रहा था, सिर्फ भाषण नहीं, काम बोल रहा था, लोगों को समझ में भी आ रहा था।
ठीक है, लेकिन उसी समय ये जो आंकड़े हैं 104 संतुष्ट हैं, या जो मिनिमम होता है, हर पार्टी का अपना एक एनालिसिस होता है, इंटरनल सर्वे होता है कि कम से कम इतनी सीटें आएंगी, ज्यादा से ज्यादा इतनी सीटें आएंगी, तो ये 104 उस कहाँ फिट बैठता है उन उन इंटरनल सर्वेस के आंकड़ों में? देखिए, राजनीतिक दल के लिए बहुमत से नीचे कुछ भी नहीं है। इसलिए इसीलिए हमने इस्तीफा दिया कि बहुमत नहीं मिला है, और हमें तो पूरा 130-40 से कम की उम्मीद नहीं थी। और कम आए, कहीं ना कहीं जो कमियां रहेगी उसका तो हम विश्लेषण करेंगे ही, लेकिन हम आगे अच्छा काम करेंगे और लोगों तक जाएंगे। हमारे जो पार्षद हैं वो अपने अपने इलाके में बेहतर काम करेंगे, और जो हार गए चुनाव वो विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, ताकि लूट खसोट बेईमानी भ्रष्टाचार ना कर सके आम आदमी पैरेलल पार्टी। कहा जा सकता है कि पैरेलल लेवल पे आप एक सिस्टम चला रहे होंगे, जहां आप हारे हैं वहां पे भी। बिल्कुल बिल्कुल चलाएंगे, और विपक्ष की भूमिका को अच्छी तरह निभाएंगे। हमने विधानसभा में भी निभाई है, दिल्ली में वैसे ही हम विपक्ष की भूमिका में, तो निगम में भी अच्छी भूमिका निभाएंगे विपक्ष के रूप इसमें ये सवाल भी है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पिछले 8 महीने में, जब चुनाव डिले हुए, तो एक कैंपेन बिल्ड किया जिसमें एमसीडी में भ्रष्टाचार है इस बात को आम लोगों की जुबान पे चढ़ा दिया। कूड़े का जो मुद्दा था वो आम जो लोग होते थे उनके बीच में चर्चा का विषय बना। लैंडफिल को लेके बहुत एम्बैरेसमेंट हुई आप लोगों को। तो क्या लगता है कि 15 साल का जो बैगेज था, बैकलॉग था, परसेप्शन जो खराब हुआ था, उसकी वजह से भी जो पूरा का पूरा ठीकरा है आपके ऊपर आके गिरा? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँ, निगम में जिस तरह से कार्य किया जाता है, काम किया जाता है, मल्टी लेवल पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। इंस्पेक्टर आज भी हुआ है, उसको ख़त्म भी किया है। बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन डिजिटल की हैं करप्शन को ख़त्म करने के लिए। लेकिन देखिए, होता क्या है कि 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के प्रति ना के बराबर था। व्यक्तियों के लिए था, लोगों के लिए था जिन्होंने काम नहीं किया, हो सकता पार्टी के ही लोगों काम पद लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पार्षद बन के नहीं पहुंचे जो काम करना था। एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है। तो मैं ये समझता हूं कि फिर भी, जहां तक आपने लैंडफिल साइट की बात कही, मैं आपको ये बताऊं कि पूरे आज़ादी के इतिहास में 60 साल में जो लैंडफिल साइट पे इस बार काम हुआ मोदी जी के माध्यम से, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसमें रुचि दी और अभी तक किसी सरकार ने नहीं दी है, हमने वहां पर 2 साल के अंदर 2,80,000 मीट्रिक टन कूड़ा था, उसको घटा के 2 लाख कर दिया, 80,000 हटा दिया। और ये घटते घटते 2024 के आखिरी तक बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो इतना बड़ा अचीवमेंट, जिसको वो कूड़ा का मुद्दा बता रहे थे लोगों लेकिन वो को। पब्लिक को कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहे, आप नहीं कर पाए, तो ये तो आपका एक तरह से डिफीट है ना उस एजेंडा पे। देखिए, हाँ, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि एमसीडी प्रचार में बहुत पीछे रही। हमने काम करते गए, हम काम की लकीर को आगे बढ़ाते गए, हम जिम लगाते गए, हम गाड़ियां बढ़ाते गए, हमने स्कूल, स्मार्ट स्कूल बना दिए। 11,000 16,000 में से 11,000 स्कूलों में स्मार्ट स्कूल बना दिए। लेकिन हमारे पास तो इतना पैसा था नहीं प्रचार का। अब दिल्ली सरकार का 75,000 करोड़ का बजट है, एमसीडी का अगर तीनों का मिला लें तो ज्यादा से ज्यादा 10-12 हजार करोड़ रुपए होगा। उसमें भी सैलरी एक्सपेंडिचर है, हमारे पास रेवेन्यू सोर्सेज कम है। तो प्रचार पर कम ध्यान दिया हमने, काम पे ज्यादा ध्यान दिया। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है, जिसके कारण से लोगों तक हम ये बात कन्वे नहीं कर पाए कि एमसीडी ने इतना बेहतर काम किया। सवाल थोड़ा अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि और भी लोग अभी मिलने आ रहे होंगे आपसे। जो आपका 2.5 साल का कार्यकाल रहा लगभग, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद आपको कार्यभार संभाला दिया गया था, और जब आपको कार्यभार दिया गया तो दिल्ली में शायद सब लोग नहीं जानते होंगे कि आदेश गुप्ता कौन है। आपने एक लंबी जर्नी वहां पे बनाई, अपनी जगह बनाई, पहचान बनी आपकी, और फिर एमसीडी चुनाव होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपके इस्तीफे के पहले ही कई सारे सांसदों के इस तरह के बयान थे जो ऐसा लग रहा था कि वो इस कुर्सी पे अपनी नजर बनाए हुए हैं,
और फैक्शनलिज्म का सवाल हर बार उठता है कि गुटबाजी बहुत ज्यादा है, और एक सांसद ने तो खुल के कहा है कि दिल्ली बीजेपी में गुटबाजी बहुत ज्यादा है। तो इसकी वजह से क्या नुकसान होता है बीजेपी का दिल्ली में, ये आपको लगता है, विधानसभा हो या एमसीडी हो? देखिए, कहीं भी परिवार में या पार्टी में गुटबाजी तो नुकसानदायक है, लेकिन मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी से ऊपर रहती है। और आप देखिए, मंडल अध्यक्ष को से लेकर प्रदेश अध्यक्ष का सफर, और वो भी एक कार्यकर्ता की तरह काम करते करते मेयर भी बनाया पार्टी ने, अध्यक्ष भी बनाया। मुझे ये लगता है कि ये सब बातें बेमानी हैं। जो लोग इस तरह की बातें करते, मुझे नहीं पता कौन करता है, किस फोरम पर करता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी थी गौतम और गंभीर है। सांसद हैं आपके, उन्होंने खुल के एक अखबार से बातचीत के दौरान इस बात को कहा था कि फैक्शनलिज्म बहुत ज्यादा है दिल्ली यूनिट में। वो तो गौतम गंभीर से ही पूछिए। मुझे तो लगा बहुत अच्छा। मैं 2.5 साल काम किया, लोगों ने बहुत साथ दिया। जितने भी कार्यकर्ता थे जिनको हम पदाधिकारी बनाए, एक एक कार्यकर्ता ने हमें प्यार प्रेम दिया है और हमने भी जम के काम किया है। देखिए, आज भी कार्यकर्ता जब भी मिलता है, पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे तो पूर्व अध्यक्ष हो गए, तो कार्यकर्ता तो रहेंगे ही, तो उसी उसी तरह मिल रहे हैं। उसी प्रेम से मिलते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये भी सवाल रहेगा आदेश जी कि आपके कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सातों सांसद एक साथ एक मंच पे किसी एजेंडा पे बैठे हों। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसका पब्लिक परसेप्शन जो है जाता है कि आखिरकार ऐसा क्या, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, क्यों क्यों एक साथ नहीं बैठ पाते हैं लोग? कम से कम 10 एग्जाम्पल तो मैं बता दूंगा। हमने कितनी बार एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीटिंग की है, हर बार साथ। कोई सांसदों से कभी इस तरह की बातें नहीं। और देखिए, जो बातें होती हैं वो एक फोरम पे होती हैं, एक परिवार में एक वो होता है, एक अनुशासन होता है। और मुझे लगता नहीं है सब चाहते हैं कि पार्टी चुनाव जीते, और कहीं ना कहीं कोई अगर कमी रहेगी तो मिल बैठ के उसका एनालिसिस करके उस पर इम्प्रूवमेंट करेंगे। दो फॉर्मूला रहा विधानसभा चुनाव के समय में। बीजेपी का जो कैंपेन था वो कहीं ना कहीं सीए एनआरसी कम्युनल इश्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस रहा था, और उसका रिजल्ट हमने देखा है 62 और 8। इस बार आप लोग उससे थोड़ा हटते हुए दिखाई दिए। आप एक तरफ अटैक कर रहे थे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी को डाउन कर रहे थे, और जैसा आपने बताया कि सक्सेस स्टोरीज गिना रहे थे दोनों मॉडल्स में। लेकिन इस बीच भी कुछ सांसद ऐसे रहे जो लगातार बयान दे रहे थे जो जिससे एनवायरमेंट कम्युनली इंटेंसिफाई हो सकता था। आपके लिहाज से बीजेपी के लिए फायदेमंद फॉर्मूला कौन सा है? अगर ये दो मॉडल्स कंपेयर करें, फायदेमंद फॉर्मूला कौन सा है? देखिए, मेरे लिहाज से तो काम अगर आप करेंगे और ये इलाके में लोगों की सुनेंगे, जो उनकी कंप्लेंट्स हैं उनका सुनवाई होगी, उनका समाधान होगा, विकास होगा। मुझे लगता है कि जनता वही चाहती है। और दिल्ली के अंदर हमने जो उम्मीदवार उतारे थे, हमने बहुत सारे उम्मीदवार बड़े अच्छी इमेज के और बहुत सारे कमिटेड काम करने वाले। तो उसी का है कि 104 मिली, इतनी एंटी इनकम्बेंसी, इतना 15 सालों की। अच्छा, मिनिमम वाले से ज्यादा कितनी सीटें आई हैं ये तो बता दीजिए। नहीं, मिनिमम तो हम यही कह रहे थे कि हमारा बहुमत आएगा, लेकिन मिनिमम से हम 20-25 सीटें कम रह गए। मुझे कहा जा रहा था इंटरनल सर्वे में 70-72 का आंकड़ा आ रहा था पहले कि कम से कम इतनी सीटें हो सकती हैं। नहीं नहीं, वो तो आपका सर्वे था। वो आपका सर्वे था, बीजेपी का सर्वे कभी नहीं था। और आप हमने अच्छा काम किया, थोड़ा और कसर रह गई, उसको पूरा करेंगे। जी। आपको लगता है कि दिल्ली में हेट कैंपेन लोग रिजेक्ट करते हैं, वोट नहीं मिलता है, नफरत की राजनीति पे? देखिए, हेड कैंपेन कोई चाहता भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती है। अगर कोई इंडिविजुअल्स इस तरह की बातें करते हैं, मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी का नारा है और जो उनका नारा असलियत में भी है, उनका व्यवहार में भी है, उनकी नीतियों में भी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको मूल तरीके से समझने की जरूरत है। जो लोग अभी भी नहीं समझे हैं, मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने 11 करोड़ इज्जत घर बनवाए तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा। अगर 9 करोड़ उज्ज्वला योजना दी है तो उसमें भी हिंदू मुसलमान नहीं देखा। इस देश में बांट के जो लोग राजनीति करते हैं वो कमजोर होते हैं। और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी
आज की तारीख में हम विकास की जो राजनीति। नेता दिल्ली में ये इस तरह की बयानबाजी करते हैं, सांसद, उसमें भी अगर आप प्रवेश वर्मा को लेके कई बार सवाल उठते हैं, तो आपको लगता है वो फिट नहीं बैठता है, वो मॉडल फिट नहीं बैठता है उस तरह का कैंपेन? देखिए, उनका विचार हो सकता है, व्यक्तिगत विचार हो सकता है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। और पार्टी के नाते हमें सबको ही साथ लेकर चलेंगे। सबके साथ के साथ ही देश भी आगे बढ़ सकता है और पार्टी का काम भी आगे बढ़ सकता है। आखिरी दो सवाल। ये जो दिल्ली की जातीय समीकरण है उसको तोड़ के अरविंद केजरीवाल ने वर्ग की राजनीति को खड़ा किया है, इकोनॉमिक वर्ग की राजनीति को खड़ा किया, और विधानसभा में 2 बार उनकी जीत हुई है लगातार। 13 में भी एक तरह से परसेप्शन के वॉर में वो जीते थे। तो आपको क्या लगता है कि इसका काट क्या है दिल्ली बीजेपी के पास? क्या जातीय समीकरण को साधना या कुछ और? क्योंकि हमेशा यहाँ जाट अध्यक्ष होगा या गुर्जर अध्यक्ष होगा या किसी बिजनेस कम्युनिटी से किसी को बनाया जाए, इसी फॉर्मूले पे काम चलता रहा है। नहीं, ये तो खैर आपका परसेप्शन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं सोचती है और हम पूरी दिल्ली के लिए काम करेंगे। जो लोग इसके कैलकुलेशन लगाते हैं उससे बहुत आगे पार्टी चली गई है। और मैं ये मानता हूं कि इन 10-8 सालों में जो केजरीवाल सरकार ने किया है उसकी असलियत को भी दिल्ली के लोग जान गए हैं। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही आगे काम करेगी। आप 2025 आते आते देखिए, इनका सफाया करेंगे तो हम। इसमें इसमें इस जवाब में मुझे लग रहा है क्या ये माना जाए कि इस बार गुर्जर कॉम्बिनेशन या जाट कॉम्बिनेशन या जो बिजनेस कम्युनिटी है वो कॉम्बिनेशन देख के अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा इस बार, अगला अध्यक्ष जो होगा? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा तो कभी नहीं रहा। वो तो मीडिया लगाता है, जो एनालिसिस करने वाले विशेषज्ञ होते हैं वो लगाते हैं, लेकिन पार्टी तो कार्यकर्ता को देती है। जो कुछ लोग जोर लगा रहे हैं उसी हिसाब से। वो लगाने वाले लगाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो उस हिसाब से नहीं चलती है। जी। वो तो पूरी दिल्ली को लेके और पूरा सब लोगों को लेके ही चलते हैं। जो लेकर चलेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक है। अब यहां से रास्ता कहाँ देख रहे हैं दिल्ली बीजेपी का? क्योंकि 104 का मतलब अगर हम इसको कैलकुलेट करें विधानसभा के हिसाब से तो 20-25 सीटें बन जाती हैं। क्या लगता है कि आपके लिए उम्मीदें खुली हैं? और खास करके जैसे कांग्रेस का ग्राफ नीचे भले ही गया हो लेकिन जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड पॉकेट्स हैं वहां पे उठा है, तो इससे आपकी उम्मीदें बढ़ रही हैं? आप देखिए, जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं और बीजेपी बहुत से इलाकों में अब जा रही है, मुझे लगता है कि जब 2025 आएगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बीजेपी मेजॉरिटी आएगी बीजेपी की। बीजेपी मेजॉरिटी आएगी। आदेश गुप्ता कहाँ होंगे? ये अध्यक्ष पद की कुर्सी आपने जो खाली की है, आगे का रास्ता क्या है अब यहाँ से? आगे का रास्ता तो पार्टी तय करेगी। ठीक। पार्टी जो काम देगी उसको करेंगे और दिल्ली के हित के लिए काम करते रहेंगे। दिल्ली के हित के लिए काम करते रहेंगे। तो ये थे आदेश गुप्ता, दिल्ली बीजेपी के आउटगोइंग प्रेसिडेंट, मुस्कुराते हुए। और ये जरूर एक तथ्य है कि जब ये अध्यक्ष बने थे उस दौर में जितने लोग मिलने आए होंगे शायद उसी संख्या में लोग अभी भी मिलने आ रहे हैं जब अध्यक्ष पद को उन्होंने से इस्तीफा दिया है। दिल्ली की में बीजेपी की हुई हार की जिम्मेदारी खुद लेते हुए इस्तीफा हुआ है। हालांकि इंटरनल आंकड़ों पे बातचीत करने से अभी भी कतरा रहे हैं, कह रहे हैं कि खुलकर इस पे चर्चा इस वक्त पार्टी के अंदर चल रही है और हार के कारणों पे जो माइक्रो इश्यूज होते हैं उस पर 10 से 15 दिनों में एक निर्णय संभवतः लिया जा सकता है। वीडियो सहयोगी हिमांशु के साथ में अमित भारद्वाज, दिल्ली तक।